नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने जा रही है। आज हम दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव दस्तावेज आपको दिखाने जा रहे हैं, तो जरा इंतजार कीजिए, बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। शराब घोटाला जिसमें संजय सिंह पर आरोप लग रहे हैं, तो वो दस्तावेज आपके लिए लेकर आया हूं जो देश पहली बार देखेगा। केजरीवाल के करीबी संजय सिंह का एनकाउंटर होने वाला है क्या? ईडी के दफ्तर में केजरीवाल का जासूस बैठा है क्या? यह सवाल क्यों पूछना पड़ रहा है, आज इसकी भी बात होगी। इसके अलावा इजराइल और फिलिस्तीन की बात होगी। हमास से बदला लेने निकले इजराइल ने पीएम मोदी को फोन क्यों लगाया? इजराइल के जवाब का वो वीडियो जिससे आतंकी हमास कांप रहा है, आज आपको वो वीडियोस दिखाऊंगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमास के आतंकियों के साथ क्यों खड़ा हो गया भाई, ये भी बताऊंगा। इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में धर्म के एंगल का कंप्लीट चैप्टर आज लेकर आया हूं जो कल अधूरा रह गया था। एक मस्जिद, एक दीवार और वो इतिहास जो बताएगा खून खराबे की असली वजह क्या है। और अमेरिका में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जिसे आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, आज उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा। और आखिर में किस्सा अनसुना, एक्ट्रेस रेखा हमेशा कांजीवरम साड़ी में ही क्यों दिखती हैं, इसका राज क्या है, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली एनसीआर में पालतू कुत्तों के आतंक से जहां आम लोग परेशान हैं, तो वहीं अब नोएडा से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक पालतू कुत्ते ने स्ट्रीट डॉग पर हमला कर दिया। इस दौरान विदेशी नस्ल के खूंखार कुत्ते ने स्ट्रीट डॉग की गर्दन दबोच ली और उसकी जान लेने पर आमादा हो गया। स्ट्रीट डॉग को तड़पता देख लोगों ने पानी फेंकना शुरू किया। कुत्ते का मालिक भी उसे छुड़ाने की कोशिश करता दिखा। काफी देर की मशक्कत के बाद स्ट्रीट डॉग को बचाया जा सका। मुरादाबाद से दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आवारा कुत्तों ने पहले से ही कब्जा कर रखा था। अब ये कुत्ते मरीजों के खाने पर भी हाथ साफ करने लगे। इस वीडियो को देखिए। बेड पर एक मरीज लेटा हुआ है। अस्पताल की तरफ से मरीज के लिए दूध और नाश्ते का इंतजाम किया गया है, लेकिन बीमार मरीज के इस नाश्ते को एक कुत्ता बड़े आराम से चाटता हुआ नजर आ रहा है। चंडीगढ़ में अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे को लेकर किया गया। इस प्रदर्शन की अगुवाई पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने की। उन्होंने कहा कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ राज्य के मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों के हंगामे को देखते हुए वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जैसे ही पुलिस को लगा कि हालात बेकाबू हो रहे हैं, तो उसने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। इस दौरान हंगामा करने के आरोप में कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। गुजरात के मोरबी पुल हादसा मामले में एसआईटी ने आज हाईकोर्ट में 5000 पेज की जांच रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद पुल बनाने वाली कंपनी ओरेवा के मालिकों की मुश्किलें बढ़ गईं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पुल टूटने की घटना में ओरेवा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर समेत कंपनी के कई लोग जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुल पर सुरक्षा के लिहाज से कोई व्यवस्था नहीं थी। साथ ही पुल खोलने से पहले फिटनेस रिपोर्ट भी तैयार नहीं की गई। इसके अलावा टिकटों की बिक्री पर कोई रोक नहीं थी। 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी में मच्छू नदी पर बना झूला पुल अचानक ढह गया था और 135 लोगों की जान चली गई। सर्दियां शुरू होने से पहले राजधानी दिल्ली पर एक बार फिर प्रदूषण बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। पंजाब और हरियाणा में धान की कटाई जारी है, जिसके बाद कई इलाकों से पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। करनाल से अभी तक पराली जलाने के 19 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए 42,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इससे पहले कृषि विभाग ने जागरूकता अभियान भी चलाया था और लोगों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित किया था, लेकिन इसके बावजूद पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। तो पाठशाला में दिन भर के रिवीजन के बाद आज की पहली क्लास, जिसमें आज हम आपके लिए दिल्ली शराब घोटाले पर बड़ा और एक्सक्लूसिव खुलासा लेकर आए। वो दस्तावेज जो शराब घोटाले पर संजय सिंह से बड़े सवाल पूछ रहे हैं, वो दस्तावेज जो आज देश पहली बार देखने जा रहा है। इसके अलावा क्या केजरीवाल के करीबी संजय सिंह का एनकाउंटर होने वाला है? और ईडी के दफ्तर में केजरीवाल का कोई जासूस बैठा है क्या? सबसे पहले इसका चर्चा। दिल्ली शराब घोटाला, इसको लेकर सीधे सीधे दो पक्ष नजर आते हैं। एक ईडी और सीबीआई का पक्ष है, जिसमें उनका दावा है कि भैया कट्टर ईमानदार नेताओं ने मोटा पैसा खाया है।
दूसरा पक्ष अरविंद केजरीवाल एंड टीम का है, जिनका दावा है कि बॉस सब आरोप फर्जी है, घोटाला तो हुआ ही नहीं। केजरीवाल पूछते हैं कि पैसा कहां है, घोटाले का पैसा तो दिखाओ। जबकि ये वही केजरीवाल हैं जो जब दूसरों पर आरोप लगाते थे, आपको याद होगा, तो खुद कोई सबूत या मनी ट्रेल नहीं दिखाते थे और भर दुनिया को चोर बता देते थे। लेकिन आज इनको पैसे के हेरफेर का ट्रेल देखना है। खैर, वो दिखाना ईडी का काम है, लेकिन आज हम आपको वो कागजात दिखाने वाले हैं। आज हम कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके लिए लेकर आए हैं और ये वो शराब घोटाले से जुड़े हुए, उसमें जो आरोप लग रहे हैं उससे जुड़े हुए दस्तावेज हैं जो देश पहली बार देखने जा रहा है। आज हम आपको वो कागजात दिखाने वाले हैं जो शराब घोटाले से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और ईडी के सबूत हैं, जिन्हें देखकर ही कोर्ट ने संजय सिंह की रिमांड देते वक्त कहा था कि प्राइमा फेसी यानी पहली नजर में गिरफ्तारी गलत नहीं। मेरे पास है ये वो दस्तावेज जिसमें वो सबूत हैं जो ये बताते हैं कि शराब घोटाले को लेकर ईडी ने संजय सिंह पर जो आरोप लगाए हैं वो हवा में नहीं लगाए गए। ये वो दस्तावेज हैं जिनसे सवाल उठ रहे हैं कि कैसे एक बिजनेसमैन ने अचानक संजय सिंह के करीबी को अपने बिजनेस में स्टेक होल्डर बनाने की तैयारी कर ली, क्योंकि कोई भी अपनी कंपनी में किसी को ऐसे ही स्टेक होल्डर नहीं बनाने लग जाता, वो भी ऐसे व्यक्ति को जिसे उस बिजनेस का कोई अनुभव ही ना हो। लेकिन ईडी के आरोप और उससे जुड़े इन दस्तावेजों में तो ऐसा ही होने का दावा है। इन दस्तावेजों में क्या लिखा है, कैसे ये दस्तावेज दिल्ली के शराब घोटाले में नया मोड़ ला सकते हैं, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए कि आज संजय सिंह ने जज के सामने ऐसा क्या कहा कि बड़ी सनसनी मच गई। आज आपको यह भी बताऊं, ईडी को संजय सिंह के घर से ऐसा क्या मिला जिसे देखकर खुद ईडी में हड़कंप मच गया है। संजय सिंह के केस में कौन सा नया गवाह मिल गया है जिसका नाम ईडी ने छुपा रखा है, और क्या संजय सिंह के करीबी ने शराब घोटाले में किसी और से भी 4 करोड़ रुपए मांगे थे। अभी तो 2 करोड़ की बात थी, अब 4 करोड़ की भी बात ईडी कर रही है। ये सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आज संजय सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। उनकी रिमांड आज खत्म हो रही थी, तो ईडी ने कोर्ट से संजय सिंह की रिमांड बढ़ाने के लिए कहा। संजय सिंह की रिमांड 3 दिन के लिए कोर्ट ने बढ़ा भी दी। अब 13 अक्टूबर तक संजय सिंह ईडी की कस्टडी में रहेंगे और ईडी उनसे शराब घोटाले से जुड़े मामले में और पूछताछ करेगी। लेकिन आज जब संजय सिंह को कोर्ट में लाया गया, ये दस्तावेजों में क्या, अभी दिखाने के पहले जरा ये सुन लीजिए कि आज जब संजय सिंह को कोर्ट में लाया गया तो उन्होंने कोर्ट के अंदर अपनी एक बात से बड़ी सनसनी फैला दी। संजय सिंह ने दावा कर दिया कि उनका कोई एनकाउंटर करवाना चाहता है। संजय सिंह ने जज से कहा कि किसी ऊपर वाले के कहने पर उन्हें ऊपर भेजने की तैयारी थी। संजय सिंह के मुताबिक एक रात 10:30 बजे उन्हें ईडी के ऑफिस से तुगलक रोड थाने में ले जाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहीं जाने से मना कर दिया। इसके बाद दूसरे दिन भी यही हुआ, तब भी संजय सिंह ने जाने से मना कर दिया। संजय सिंह के मुताबिक ईडी ने उन्हें बताया कि वो अपने ऑफिस और लॉकअप में पेस्टिसाइड का छिड़काव करना चाहती है, इसलिए तुगलक रोड थाने ले जाने की बात कही गई। लेकिन संजय सिंह ने दावा कर दिया कि ईडी मुख्यालय में कोई केमिकल पेस्ट ही नहीं था, ना उसकी महक थी, और ईडी के अधिकारियों ने उनसे कहा कि ऊपर से आदेश है। संजय सिंह का आरोप है कि रिमांड के दौरान ईडी उन्हें अपने मुख्यालय में रखने की बजाय दिल्ली के तुगलक रोड थाने में ट्रांसफर करना चाहती थी। इन्हीं बातों और संदेह को लेकर संजय सिंह ने कोर्ट के अंदर आरोप लगा दिया कि भैया मेरा तो इनकाउंटर हो सकता है। लेकिन संजय सिंह की ऐसी आशंका पर कोर्ट को ईडी ने बताया कि संजय सिंह की सुरक्षा ईडी की जिम्मेदारी है और वो इसके लिए जवाब दे, क्योंकि संजय सिंह पूछ रहे थे कि मेरा इनकाउंटर हो गया तो कौन जवाब देगा। तो ईडी ने कहा भैया हम देंगे ना जवाब, मेरी जवाबदेही है आपकी सुरक्षा। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता छोटी बात तो करते ही नहीं, सीधा एनकाउंटर पे पहुंच गए संजय सिंह। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या ऐसी एनकाउंटर वाली कहानियां सिर्फ इसलिए बनाई जा रही हैं कि इस केस की जांच से जुड़ी बातें दबकर रह जाएं, चर्चा एनकाउंटर पर हो और कोर्ट में क्या हुआ ये बातें ही ना हो। क्योंकि इस केस की जांच में ऐसी ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जो दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम का पूरा नैरेटिव ही ध्वस्त कर रही। क्योंकि उनकी तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि शराब घोटाले तो फर्जी केस है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने के लिए केस बनाया गया है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर संजय सिंह के मामले में बड़े बड़े खुलासे कैसे कर रही है ईडी। हमारे पास आज कुछ दस्तावेज हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वो दस्तावेज हैं और इन दस्तावेजों में अगर आप बात कर रहे हैं, इन दस्तावेजों में जिसमें संजय सिंह के करीबी की शेयर वाली डील का सबूत भी दिखता है। आपको याद होगा कि ईडी ने आरोप लगाए थे कि एक शराब कारोबारी को फायदा पहुंचाने के बदले में संजय सिंह के करीबी को उस शराब कारोबारी के बिजनेस में पार्टनर बनाने की एक डील हुई थी, यह दावा किया था ईडी ने।
आरोप ये लगे थे कि जिस सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान से ईडी संजय सिंह तक पहुंची थी, वो दिनेश अरोड़ा शराब कारोबारी अमित अरोड़ा के लिए काम कर रहा था। संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को यह भरोसा दिया था कि वो मनीष सिसोदिया के जरिए शराब नीति में बदलाव करवा देंगे, जिससे अमित अरोड़ा को फायदा होगा। इसके बदले सहमति क्या बनी? ईडी का आरोप है कि इसके बदले सहमति यह बनी थी कि संजय सिंह की टीम का एक सदस्य है विवेक त्यागी, इसको अमित अरोड़ा जो शराब कारोबारी है उसके बिजनेस में हिस्सेदारी मिल जाएगी। यह ईडी का कहना है। यह तय हुआ था कि अमित अरोड़ा की कंपनी एरालियाज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी को स्टेक होल्डर बना दिया जाएगा। इसके बदले इसके लिए अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और विवेक त्यागी के बीच एक अनसाइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, एमओयू जिसको कहते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि जो फायदा पॉलिसी में बदलाव कराकर अमित अरोड़ा को मिलेगा उसकी कीमत हिस्सेदारी के जरिए दी जाएगी। अमित अरोड़ा की कंपनी एरालियाज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में विवेक त्यागी और दिनेश अरोड़ा के लिए 20% शेयर ट्रांसफर करने की बात हुई। यानी मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो किरदार आपको नजर आ रहे हैं, उन किरदारों के बारे में आपको बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या है। इसमें एक नाम है दिनेश अरोड़ा, जो कि अब क्या बन गया है? सरकारी गवाह बन गया है। ठीक है। एक है इसमें अमित अरोड़ा, जिसने अपने बिजनेस में किसको शेयर दिया? इस दिनेश अरोड़ा को दिया, और एक शेयर किसको दिया? विवेक त्यागी को। विवेक त्यागी, ये विवेक त्यागी किससे जुड़ा हुआ है भैया? इसका कनेक्शन बताया जाता है संजय सिंह से। तो इसलिए ये पूरी कहानी जो है, और अभी आपको दस्तावेज दिखाऊंगा जो ईडी सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश कर चुकी है, कि दिनेश अरोड़ा और विवेक त्यागी जो संजय सिंह से जुड़ा हुआ है, उसको अमित अरोड़ा ने फायदा पहुंचाया ताकि इसको शराब के लिए, शराब नीति में फायदा पहुंच सके। अब ईडी जिस डील की बात कर रही थी, उस कथित डील के पेपर भी हमारे पास है। सबसे पहले आपको उस एमओयू का पेपर दिखाता हूं जिसकी बात ईडी ने की थी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की। ये देखिए, आपको जरा एमओयू स्क्रीन पे डालिए। एमओयू, हाँ ये एमओयू है। ये देखिए, ये एमओयू हमारे पास एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है, जो कि ईडी को जांच में, ईमेल पे, दूसरी जगहों पर मिली। और इसमें इस बात का सबूत है ईडी के मुताबिक कि शराब कारोबारियों से संजय सिंह के करीबी की डील का मसौदा तैयार हो चुका था। यह 19 जून 2020 का दस्तावेज है, डेट लिखा हुआ है इसमें। और इसमें लिखा क्या है कि अमित अरोड़ा, वो शराब कारोबारी जिसकी एरालियाज हॉस्पिटैलिटी में 99% शेयर होल्डिंग है, वो अपनी शेयर होल्डिंग में 20% हिस्सा दिनेश अरोड़ा को देगा और 20% हिस्सा विवेक त्यागी को देगा। 15 जून 2020 को सेकंड और थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया। ये इस एमओयू में लिखा गया था, जिसको एग्जीक्यूट करना था। क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ, ये आगे बताऊंगा। इस डॉक्यूमेंट में सेकंड और थर्ड पार्टी का नाम भी लिखा हुआ है। सेकंड पार्टी के तौर पर नाम लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट में दिनेश अरोड़ा का, और थर्ड पार्टी के नाम के जगह पर लिखा है विवेक कुमार त्यागी का नाम, जो संजय सिंह का करीबी है। ईडी जो दावे कर रही है, आरोपों को साबित करने के लिए जो सबूत रख रही है, ये वही सबूत हैं जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें ईडी के दावों को एक और डॉक्यूमेंट से ईडी बल देती है। यह डॉक्यूमेंट कौन सा है? यह डॉक्यूमेंट है शेयर्स के बंटवारे का। यह आपको एमओयू दिखाया, अब जरा शेयर के बंटवारे का डॉक्यूमेंट देखिए। यह देखिए शेयर के बंटवारे का डॉक्यूमेंट, जो अमित अरोड़ा की कंपनी, ऊपर देखिए लिखा है ना एरालियाज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, यह उसका डॉक्यूमेंट है। अब इसमें क्या है भाई? एरालियाज हॉस्पिटैलिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है 17 जून 2020 को। दिल्ली में कंपनी के ऑफिस में हुई यह मीटिंग, और बोर्ड को बताया गया कि कंपनी को शेयर ट्रांसफर की 2 रिक्वेस्ट मिली है, और कंपनी ने 4000 शेयर ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। ये 4000 शेयर में से 2000 शेयर अमित अरोड़ा से दिनेश अरोड़ा को ट्रांसफर हुए। वही दिनेश अरोड़ा जो आज की डेट में सरकारी गवाह बन चुका है,
और 2000 शेयर अमित अरोड़ा से विवेक कुमार को ट्रांसफर करने की बात थी। इस शेयर ट्रांसफर की डिटेल बताने वाले डॉक्यूमेंट भी हैं, जिन पर अमित अरोड़ा और संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी के साइन भी हैं। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, जरा वो साइन वाले डॉक्यूमेंट दिखाइए। इसमें आपको ये देखिए, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वहां पे साइन हुआ है, और ये उसकी कॉपी है जिसमें यहां पर आपको जो है साइन दिख रहा है। इसमें यह बताया गया कि 10 रुपए की कीमत वाले 2000 शेयर विवेक कुमार को दिए गए संजय सिंह के करीबी को, जिसकी कीमत 20,000 रुपए बनती। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में विवेक त्यागी के जो साइन है वो एक बैंक चेक में विवेक त्यागी के साइन से मैच भी करते हैं। ये देखिए बैंक का चेक भी है, इसमें जो नीचे विवेक त्यागी का साइन बताया जा रहा है यही उस ट्रांसफर, जो शेयर ट्रांसफर हो रहे थे उसमें जो साइन है उससे मैच कर रहा है। ये वो सबूत हैं जो ईडी रख रही है कोर्ट के सामने भैया, और इन्हीं सारे सबूतों को देखकर कोर्ट ने कहा था प्राइमा फेसी संजय सिंह की गिरफ्तारी जो है वो सही है। बाकी तो आगे बहस होगी कि भाई ये सही है नहीं है गलत है, वो तो आगे तय होगा, लेकिन प्राइमा फेसी जो दिखा, संजय सिंह के करीबी को शराब कारोबारी अमित अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर क्यों बनाया जा रहा था, इस बात का जवाब भी ईडी ने कोर्ट को बताया है। ईडी के मुताबिक शराब कारोबारी अमित अरोड़ा शराब नीति में अपने फायदे के लिए कुछ बदलाव चाहता था। ऐसे फ्री में कोई शेयर देता है तो ईडी कह रही है कि भाई उसको अपने हिसाब से बदलाव चाहिए था शराब नीति में, क्योंकि अमित अरोड़ा पहले की पॉलिसी में अपने लिए नुकसान देख रहा था। अमित अरोड़ा के मुताबिक पहले की शराब पॉलिसी में कुछ ऐसे विस्की कैटेगरी के ब्रांड रजिस्ट्रेशन के लिए शर्त रखी गई थी जिस ब्रांड की कम से कम 60,000 बोतल पूरे देश में बिकती हो तभी वो रजिस्टर होगी। अब इस शर्त से अमित अरोड़ा को नुकसान क्यों हो रहा था भाई? क्योंकि वो महंगी ब्रांड की शराब ज्यादा बेचता था। अब चूंकि महंगी ब्रांड की है तो हो सकता है 60,000 नहीं बेच पाता होगा, तो उसको ऐसा हिसाब करना था कि जो बोतलें वो बेच रहा है विस्की की वो भी इसमें रजिस्टर हो जाए। इस शर्त को बदलने के लिए अमित अरोड़ा ने दिनेश अरोड़ा से संपर्क किया ईडी के मुताबिक, और दिनेश अरोड़ा ने अमित अरोड़ा के लिए संजय सिंह और मनीष सिसोदिया से बात की, ये ईडी आरोप लगा रही है। लेकिन ये सब कागज पर होकर भी रुक गया था। ये जो आप देख रहे हैं ट्रांसफर करना, सब कुछ कागज बन गया, साइन हो गया, एमओयू बन गया, ईमेल पे पहुंच गया, जिस सीए ने बनाया उसने कहा हां मैंने बनाया है, सब कुछ हो गया, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्योंकि ईडी के सूत्रों के मुताबिक इस खेल में कई और बड़े प्लेयर तब तक घुस गए अमित अरोड़ा के अलावा। साउथ लॉबी की एंट्री हो गई, जिसके बाद एक और शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया, और फिर उस शराब नीति में अपने हिसाब से सबने काम करवाया, और फिर जो आरोप लग रहे हैं कि संजय सिंह के यहां 2 करोड़ गए, फिर 4 करोड़ गए और 1 करोड़ गया, जो भी गया, जो आरोप लग रहा है वो उस नई वाली शराब नीति को लेकर लग रहा है। लेकिन ईडी सवाल पूछ रही है कि अगर सब कुछ इतना पाक साफ था तो संजय सिंह का करीबी, जिसने जीवन में शराब का कोई काम नहीं किया, वो शराब के बिजनेस में कैसे घुस रहा था, और उसको शराब का एक कारोबारी 20% शेयर देने को तैयार कैसे हो गया था? कौन बात पर? चेहरा देखकर, उसकी नीयत देखकर, उसका परफ्यूम बहुत अच्छा था इसलिए दे दिया, उसकी गाड़ी बहुत, क्या देखा ऐसा जो देने को तैयार हो गया? ये ईडी सवाल पूछ रही है। यहां आप ये भी देखिए कि जिस शराब कारोबारी अमित अरोड़ा की इस पूरे मामले में चर्चा है, ईडी का दावा है कि उस शराब कारोबारी अमित अरोड़ा के साथ संजय सिंह से उसकी बातचीत चल रही थी। ईडी की रिमांड कॉपी भी हमारे पास है, जो कोर्ट में ईडी ने दी वो रिमांड कॉपी हमारे पास है, और उसमें क्या लिखा है भाई? उसमें लिखा है ईडी ने कि संजय सिंह के कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर से पता चला कि शराब कारोबारी अमित अरोड़ा को संजय सिंह के मोबाइल नंबर से 2 बार फोन गया। लेकिन जब ईडी ने संजय सिंह से पूछा कि क्या कभी संजय सिंह की अमित अरोड़ा से बातचीत हुई, तो संजय सिंह ने पहले मना कर दिया कि ना हमारी कभी बात ही नहीं हुई। ये ईडी कह रही है अपनी रिमांड कॉपी में। फिर जब ईडी ने संजय सिंह को सीडीआर दिखाया कि अरे बॉस, ये तो आपके नंबर से 2 बार गया है अमित अरोड़ा को फोन, तो ये ईडी ने कहा कि लीजिए जरा सीडीआर के प्रिंट आउट पे साइन कर दीजिए और कहिए कि आपकी कभी बात नहीं हुई है। तो संजय सिंह ने साइन करने से मना कर दिया। ये ईडी रिमांड कॉपी में दावा कर रही है। पिछले 3-4 महीने से संजय सिंह ने अपना पुराना फोन इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, यह भी ईडी का दावा है। और जब इस फोन के बारे में ईडी ने संजय सिंह से हिरासत में पूछा तो फोन जमा करने के लिए कहा, तो संजय सिंह ने जवाब देने से मना कर दिया और वो कहा कि भाई हम सीधा कोर्ट को जवाब देंगे।
इसलिए ईडी कह रही है कि संजय सिंह पर ऐसे ऐसे दस्तावेज मिल रहे हैं और उनसे पूछो तो सीधे मुंह जवाब नहीं दे रहे। ईडी ने दावा किया कि संजय सिंह के मामले में उसे कई नए सबूत भी मिले हैं। ईडी ने बताया कि संजय सिंह से जुड़े मामले में पैसे के लेन देन का एक और केस भी है और यह 4 करोड़ रुपए के लेन देन से जुड़ा मामला है, जिसमें पंजाब के एक शराब कारोबारी से संजय सिंह के करीबियों ने 4 करोड़ रुपए मांगे, यह आरोप लग रहा है। इस शराब कारोबारी ने यह भी दावा किया कि दिल्ली में शराब लाइसेंस दिलाने के नाम पर पैसे के लेन देन के और भी मामले हैं। अब ईडी कह रही है कि हमको इस मामले में भी पूछताछ करनी है, यह नया सबूत मिला है हमको। यानी अभी तक जो जांच चल रही थी उसमें 2 करोड़ रुपए की बात थी, अब मामला और बढ़ गया है और 4 करोड़ रुपए के और लेन देन की बात सामने आ रही है। जिन 2 करोड़ रुपए की जांच चल रही है उसके बारे में भी आपको बता देता हूं कि पैसा कहां से आया और कैसे संजय सिंह तक पहुंचने का आरोप ईडी लगा रही है। ईडी के दस्तावेजों के मुताबिक इंडो स्पिरिट शराब कंपनी के एमडी समीर महेंद्रू ने अगस्त से अक्टूबर 2021 के बीच दिनेश अरोड़ा को 3 करोड़ रुपए दिए। इन 3 करोड़ रुपए में दिनेश अरोड़ा ने 1 करोड़ रुपए संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा को दिए। इसके अलावा शराब घोटाले में जिस साउथ लॉबी का नाम आता है, उस साउथ लॉबी के अभिषेक बोइनपल्ली ने मार्च अप्रैल 2022 में 4 करोड़ रुपए दिनेश अरोड़ा को दिए। वही दिनेश अरोड़ा जो फोटो में दिख रहा है और आज की डेट में सरकारी गवाह बन चुका है। वो दिनेश अरोड़ा बता रहा है कि उसमें से 1 करोड़ रुपए उसने संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा को भिजवाए अपने आदमी से, और जब पैसा डिलीवर हो गया तो संजय सिंह को फोन करके पूछा कि भैया पैसा मिल गया ना। यह दिनेश अरोड़ा दावा कर रहा है ईडी के मुताबिक। ईडी का दावा है कि इन दोनों केस में संजय सिंह के घर तक पैसा दिनेश अरोड़ा के एक कर्मचारी ने पहुंचाया। यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी की सीडीआर लोकेशन संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा और संजय सिंह के घर से मैच भी हो रही है। मतलब ईडी कह रहा है कि जो दिनेश अरोड़ा बता रहा है कि फलाने दिन फलाने समय पे मेरा आदमी पैसा लेके गया था संजय सिंह के घर पे, वो उस दिन उस आदमी का कॉल डेटा रिकॉर्ड जो है वो संजय सिंह के घर पे दिख रहा है। ये ईडी दावा कर रही है, कोर्ट के सामने दावा कर रही है, सीडीआर दिखा रही है। इतना ही नहीं, ईडी ने इस बात को कंफर्म किया कि सर्वेश मिश्रा को पैसे दिए जाने के बाद दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को फोन किया। दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को फोन करके बताया कि पैसे दे दिए बॉस। संजय सिंह ने जवाब दिया, हां उन्हें पता है, विजय नायर ने उन्हें पहले ही बता दिया। ये सब ईडी लिखित में कोर्ट में दे रही है। आज संजय सिंह को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। ईडी ने अपनी रिमांड कॉपी में संजय सिंह पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। इसमें कुछ गोपनीय दस्तावेजों की बात की गई है जो संजय सिंह के घर में छापे के दौरान मिले। ईडी के रिमांड कॉपी में कहा गया है, अब सुनिए, इसको सुनिएगा तो और पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ईडी दावा कर रहा है अपनी रिमांड कॉपी में कि जब 4 अक्टूबर को ईडी के लोगों ने संजय सिंह के घर पे छापे मारे तो ऐसे गोपनीय दस्तावेज मिले जो कि सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, और ईडी को आशंका है कि ये जो गोपनीय दस्तावेज हैं वो ईडी दफ्तर में ली गई तस्वीरों के प्रिंट आउट हैं। मतलब जैसे ये कागज है तो इसका किसी ने ऐसे फोटो खींचा है और प्रिंट आउट निकाल के जो है वो दिया है, और ईडी को आशंका है कि ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो ईडी के दफ्तर में थे। आरोप है कि इन दस्तावेजों को अवैध रूप से हासिल किया गया है। ईडी का आरोप है कि संजय सिंह इन गोपनीय दस्तावेजों के सोर्स के बारे में बता भी नहीं रहे। भाई ईडी कह रही कि हमको बताइए ये आपके पास कहां से आया, तो ईडी का आरोप है कि बता नहीं रहे कि उनको दस्तावेज कहां से मिले। इस तरह के मामले में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 लागू होता है, क्योंकि जो दस्तावेज मिला है वो गोपनीय है। संजय सिंह से इस 3 पन्ने के गोपनीय दस्तावेज के बारे में पूछा गया तो ईडी का कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं बताया। ईडी का आरोप है कि संजय सिंह तथ्यों को छुपा रहे हैं, और इन गोपनीय दस्तावेजों के सोर्स के बारे में पता लगाने के लिए ईडी ने संजय सिंह से और पूछताछ की जरूरत बताई। अब सवाल यह है कि ईडी के दफ्तर में ली गई तस्वीरों के प्रिंट अगर ईडी के मुताबिक माने तो संजय सिंह के घर पर पहुंच गए थे, लेकिन कैसे पहुंचे और कौन ऐसा है जिसने ईडी के दफ्तर में वो तस्वीरें ली जिनके प्रिंट संजय सिंह के घर पर मिले। यानी ईडी के आरोपों पर यकीन करें तो सवाल तो उठ रहा है कि संजय सिंह और केजरीवाल का कोई जासूस है क्या ईडी के दफ्तर में जो फोटो खींच के दे दिया। इसका जवाब तो ईडी को भी देना चाहिए कि कौन है उनके दफ्तर में जासूस, अगर उनके आरोप सही है। क्या यह मामला जासूसी का है? क्योंकि आप यह भी देखिए कि अगस्त में ही खबर आई थी कि सीबीआई ने ईडी के एक अधिकारी को अरेस्ट किया था, जिसमें इस अधिकारी पर आरोप लगा था कि अधिकारी ने शराब घोटाले में एक आरोपी कारोबारी से 5 करोड़ की रिश्वत ली
आरोपी अधिकारी ने यह घूस जांच में कारोबारी की मदद करने के लिए और गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर ली। तो वो ईडी का अधिकारी अरेस्ट हो गया था। अब ईडी दावा कर रही है कि उसके डॉक्यूमेंट संजय सिंह के घर पे मिल रहे हैं। उसको आशंका है कि वही डॉक्यूमेंट है जो उसके ऑफिस में थे। तो ईडी के ऑफिस से डॉक्यूमेंट संजय सिंह के घर पे कैसे पहुंच रहे हैं भाई? जितना जवाब संजय सिंह को देना है उतना ही जवाब ईडी को भी देना है कि आपके दफ्तर में फिर कोई जासूस है क्या? ईडी को यह शक इसलिए भी हुआ कि क्या ईडी ऑफिस में शराब के घोटाले के आरोपियों ने कोई जासूस फिट कर रखे हैं जो जांच को प्रभावित करना चाहते हैं। कुल मिलाकर मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है और इसमें ईडी की जांच से एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती हुई दिख रही है। लेकिन जिस तरह से सबूत सामने आ रहे हैं, अगर उसके बाद भी इस केस में राजनीतिक बदले वाले आरोप खाली लगाए जाते रहेंगे, मोदी जी किया जाता रहेगा, भाई इस पे जवाब दीजिए। कुछ नहीं है तो निकल के आइए, आराम से पॉलिटिक्स कीजिए। और सिर्फ मनी ट्रेल, पैसा कहां है, पैसा क्या? अरे भाई ये कागज भी तो पूछ रहे हैं, ये सब क्या चल रहा था, इसका भी तो जवाब पब्लिक को देना होगा ना। ईडी जो कह रही है उसका जवाब पब्लिक को दीजिएगा कि खाली मोदी करके चलिएगा? अब देखिए कब जवाब मिलता है। लेकिन एक जवाब दे रहा है इजराइल जवाब दे रहा है हमास के आतंकियों को। अब उस जवाब की बात करता हूं। बदला तो वो है जो इजराइल हमास के आतंकवादियों से ले रहा है। पाठशाला में अब इजराइल के इसी बदले का चैप्टर। इजराइल ने गाजा पट्टी को सपाट कर दिया। पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री से फोन पर क्या कहा है और दुनिया भर से इजराइल के लोग अपने देश क्यों लौट रहे हैं, आपको इजराइल के वॉर जोन से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। इजराइल ने दुनिया को दिखा दिया है कि जो वो कहता है वो करके दिखाता है। हमास का नामो निशान मिट जाएगा। गाजा पट्टी जहां आतंकी संगठन हमास का कंट्रोल है, वहां पर इजराइल ने इतने मिसाइल और बम बरसाए हैं कि पूरी गाजा पट्टी सपाट हो गई। गाजा की कोई इमारत सही सलामत नहीं बची है। ये तस्वीरें देखिए कि इजराइल के हमले के बाद गाजा की हालत क्या हो गई। सोचिए आप, ये जरा तस्वीर देखिए। एक आधा इमारत बची है, बाकी सब सपाट। ये इजराइल ने कर दिया हाल आतंकियों का। गाजा में चारों तरफ चीख पुकार मची है। गाजा में रहने वाले हर नागरिक, भले ही हमास का वो समर्थन न करता हो, लेकिन हमास की करतूतों और उसके आतंकी हरकतों का खामियाजा उन मासूम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। ये तस्वीरें इजराइल के दुश्मनों में खौफ पैदा करने के लिए काफी हैं। हमास के सारे ठिकाने, हमास की सीक्रेट टनल्स सब इजराइल ने और उसकी एयरफोर्स ने एक एक करके तबाह कर दिया। उसने पहले ही कहा था कि हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब खत्म कर देंगे। वो कर रहा है भाई। तस्वीरें आ रही हैं, आप देखिए ड्रोन शॉट्स में क्या दिख रहा है। हमास ने इजराइल में जितने बेगुनाह लोगों की जान ली है, इजराइल उन सभी मौत का बदला लेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ जंग के तीसरे दिन कहा है कि अभी तो हमने हमास पर हमला करना शुरू किया है। आने वाले दिनों में अपने दुश्मनों के साथ जो करेंगे उसकी गूंज कई पीढ़ियों तक सुनाई देगी। हमास को नेस्तनाबूद करने में इजराइल कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हमास के खिलाफ इजराइल वो एक्शन लेगा जिससे आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल जाएगा। वो ताल ठोक के कह रहे हैं भाई कि हमास को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सोचिए, 4 दिन की जंग में गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है और इजराइल कह रहा है कि अभी तो हमला शुरू किया है। साफ है कि इजराइल इस बार हमास को खत्म करके एक एग्जाम्पल सेट करने के मूड में है, जिससे भविष्य में कोई आतंकी संगठन इजराइल की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। आपको गाजा की तबाही की तस्वीरें अभी दिखाई। अब आपको दिखाता हूं इजराइल की एयरफोर्स किस तरह से गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है। एक एक तस्वीर इजराइल के बदले की कहानी है। यह तस्वीर बीती रात की है। सोमवार की पूरी रात इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला किया। आप तस्वीरें देखिए, धाम धाम बम गिरा भाई। इसमें आतंकी संगठन हमास के मिलिट्री दफ्तर को एयर स्ट्राइक से उड़ा दिया। इसी हमले में हमास के एक ऑपरेशनल अपार्टमेंट को भी जमींदोज कर दिया गया। हमास के कमांड सेंटर को तबाह कर दिया। एक हाई राइज इमारत को भी मिट्टी में मिला दिया। इजराइल का दावा है कि इन सभी इमारतों में हमास के आतंकी रहते थे और प्लानिंग किया करते थे। इजरायली नागरिक बचने के लिए इधर उधर नहीं भाग रहे, वापस इजराइल जा रहे हैं। इजराइल के लोग पूरी दुनिया से जुट रहे हैं क्योंकि सबका मकसद यही है कि हमास को खत्म करना, क्योंकि हमास सुधरने वाला तो है नहीं। आज भी हमास इजराइल को ही धमकी दे रहा है। सोचिए, हमास की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है और अब वो बचने के लिए इजराइल को ही धमकी दे रहा है। इजराइल गाजा पर हमलों को फौरन रोकने के लिए कह रहा है। हमास
अगर गाजा में इजराइल ने निर्दोष लोगों को मारना नहीं बंद किया तो हम इजराइल के बंधकों को मार देंगे। तो तुमने जो बंधक बनाए हैं वो निर्दोष नहीं है। गाजा के हर नागरिक की मौत के बदले इजराइल के एक बंधक को सार्वजनिक तौर पर मारा जाएगा, यह कह रहा है हमास। हमास का दावा है कि उसके पास इजराइल के करीब 100 नागरिक बंधक हैं। और अगर बहुत बहुत शुक्रिया इजराइल से जुड़ने के लिए। सीधा सवाल ये है कि फिलहाल आप गाजा बॉर्डर से कितना दूर हैं? क्या कुछ आपने आई विटनेस किया है इस दौरान? हम लोग एक्चुअली बेरशेवा में हैं, मैं बेरशेवा में हूँ अभी। तो बेरशेवा गाजा बॉर्डर से 1 घंटे की दूरी में। हम लोगों ने जो विटनेस किया था वो सैटरडे मॉर्निंग था, मॉर्निंग 6 o'clock से दोपहर के 12:30 के अराउंड। तब से बहुत सारे रॉकेट यहाँ पे शूट हुए थे टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इजराइल, जो कि बेरशेवा है। उस दौरान कॉन्स्टेंटली साइरन्स थे एंड भी हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जब ये साइरन्स बजे तो बंकर्स में जाना है। तो हम लोग सुबह सुबह जैसे वी गॉट अप 2 साइरन्स एंड हम लोग सीधा बंकर्स गए एंड हमने अंटिल 12 साढ़े 12 बजे तक हम वहीं थे, जो कि क्योंकि फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा थी रॉकेट्स की। एंड हमने अपने आसपास की बिल्डिंग से फ्यूम्स भी निकलते हुए देखे, जो कि हमने पहले कभी नहीं देखे थे। जैसे मैं यहाँ पे बहुत टाइम से हूँ, 4 साल से, तो मैंने कभी देखे नहीं थे ऐसे फ्यूम्स आ रहे हैं एंड इतनी लाउडली साउंड आ रहा है। विशाल और भव्य मंदिर होना कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं, लेकिन विदेश में कोई ऐसा मंदिर बने जो भारत की सनातन संस्कृति को दर्शाए तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। दुनिया भर में सनातन को बढ़ावा देने वाली संस्था है बाप्स, यानी बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। इस संस्था ने अमेरिका के न्यू जर्सी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू मंदिर बनाया। यह मंदिर अमेरिका में भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैदिक संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र होगा। मंदिर की हर दीवार और छत पर भारत की सनातन परंपरा की झलक उकेरी गई। न्यू जर्सी का अक्षरधाम मंदिर दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से भी ज्यादा बड़ा और भव्य है। इस मंदिर का मुख्य शिखर 191 फीट की ऊंचाई पर है। मुख्य मंदिर के अलावा पूरे परिसर में 12 छोटे मंदिर हैं। पूरे मंदिर में 9 शिखर हैं। 9 शिखर जैसी दूसरी आकृतियां भी हैं। इस मंदिर को 18 अक्टूबर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। सबसे पहले इस मंदिर के 9 दिनों तक चले उद्घाटन समारोह के बाद हुई आतिशबाजी की तस्वीरें दें। न्यू जर्सी में बने अक्षरधाम मंदिर में जमकर आतिशबाजी कर उद्घाटन का जश्न मनाया गया। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में जैसे ही आतिशबाजी शुरू हुई, पूरा आसमान रोशनी से जगमगा उठा। आतिशबाजी के खूबसूरत नजारों के बीच मंदिर की भव्यता देखकर हर कोई दंग रहे। और ये अमेरिका के न्यू जर्सी की तस्वीर दिखा रहा हूं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर न्यू जर्सी में। एक बार फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाई। तो हमारे यहां कुछ लोग सनातन मिटाने की बात कर रहे हैं, यहां 7 समंदर पार अमेरिका में भी सनातन जगमगा रहा है।